हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 जो पढ़ रहे थे व्यापार से साम्राज्य तक, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री स्थापित कर चुकी थी और धीरे धीरे वो बंगाल पे कब्जा कर रही थी। वो टैक्स नहीं देना चाहती थी, वो अपना अपना वहाँ पे अपना नवाब बनाना चाह रहे थे। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो चाहते थे कि उसका कंपनी फले फूले, और वो खुद भी टैक्स नहीं देना चाहते थे, और उसके जो सरकारी कर्मचारी थे जो अपने निजी व्यापार करते थे वो लोग भी टैक्स नहीं देना चाहते थे। तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के जो अफसर थे वो नवाब बन गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जो वो लोग का कठपुतली नवाब है वो भी कभी हर टाइम काम नहीं आता है, वो भी टैक्स मांगने लगता है। इसलिए वो खुद सोचे कि हम लोग को खुद नवाब बनना पड़ेगा। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। नवाब बनने का एक मतलब ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता भी थी और ताकत भी थी। लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। अब ऐसा हुआ कि कंपनी का जितना कर्मचारी था वो भी नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। जब प्लासी के युद्ध के बाद जो ये कंपनी जो थी वो वहाँ के असली नवाबों को बाध्य कर रही थी कि वो कंपनी के अफसरों को जमीन दे, तोहफा में जमीन दे और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था भारत में। पहले वो ब्रिटेन से मंगाते थे अपना खर्चा चलाने के लिए, लेकिन अब वह भारत में ही इतना टैक्स लेने लगे, अपना कंपनी का सारा खर्चा भारत से ही चला लेते थे, अपने ऑफिसर्स को भारत के पैसे से ही रख लेते थे। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। जब वह 1743 में इंग्लैंड से मद्रास मीन्स अभी चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। जब वो यहाँ आया था तब उसकी उम्र मात्र 18 साल की थी, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था 2 बार गवर्नर बनने के बाद तो उसकी दौलत हो चुकी थी 4,01,102 पौंड के बराबर। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। इंटरेस्टेड बात यह है कि उस कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसी को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा गया था कि जो कंपनी में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको देखना, लेकिन ऐसा हुआ कि खुद रॉबर्ट क्लाइव ही फंस गए भ्रष्टाचार के आरोप में। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत से संदेहास्पद लग रहे थे। जो गवर्नमेंट थी उसको उसका जो इतना ज़्यादा संपत्ति था वो संदेह लग रहा था कि इसके पास इतना संपत्ति कैसे आई। उसे भ्रष्टाचार आरोप से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। उसके ऊपर जो आरोप लगा था उससे तो उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने 1774 में आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। कंपनी में बहुत सारे अफसर थे, लेकिन कोई भी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। बहुत सारे अफसर जो थे वो साधारण परिवार से भी थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं। वो अच्छे परिवार से थे, उनका एक ही इच्छा था कि भारत में बस ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। और जब हम ब्रिटेन लौटे तो आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे, और जो जीते जी भारत से ब्रिटेन चला गया जो अच्छा खासा पैसा कमा के, वहाँ पर इन लोगों को वहाँ नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था।
लोग उन्हें अक्सर नई अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों पर कब्जा की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती। अगर हम 1757 से 1857 के बीच जो कंपनी के बारे में देखें कि वो कैसे अपना शासन फैला रहा था, तो कुछ बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। ये देखने को मिलता है कि कहीं भी वो आकर डायरेक्ट हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, कोई भी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिए थे। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 1764 में, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट कौन होते थे? तो कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिमेंट का काम होता था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में ही दखल देने लगे थे। जो अधिकारी थे वो भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में ही दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। जो कंपनी के अफसर थे वो खुद ही सब फैसला लेना चाहते थे कि राजा कौन होगा, अगला पद किसको मिलेगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। कभी कभी वो सहायक संधि भी थोप देता था कोई भी रियासत पे, और जो इसको मान लेता था फिर उसको अपना स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं मिलता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी लेकिन सहायक सेना रखने के लिए उसे पैसा मिलता था। वो स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी, और अगर भारतीय शासक अपना कर देने में थोड़ा सा चूक जाते थे तो उस इलाका को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे, 1798 से 1805 था उसका काल। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे उस टाइम जो अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। जो नवाब थे अवध के, वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे, इसलिए उसको आधा हिस्सा कंपनी को देना पड़ा। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे, और यही आधार पर हैदराबाद का भी कई इलाका छीन लिया गया था। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, यहाँ दिया हुआ है। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा है कि रेजिडेंट क्या होता है, उसको बताया जेम्स मिल ने। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक का काम करता है। रेजिडेंट जो होता है वो ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ, राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, रेजिडेंट या ब्रिटिश सरकार के माफिक का काम करता है। जो चीज़ें आगम से चलती रहती है, शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, तब जब भी राजा कोई से रास्ता अपनाता है, ब्रिटिश सरकार गलत मानती तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ये किसने कहा था? जेम्स मिल ने कहा था। अब हम लोग देखेंगे टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। जब कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैन्य टकराव का रास्ता भी अपनाया। जब कंपनी को लगा कि अब आर्थिक हित पर खतरा दिखाई दे रहा है तो प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया।
दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती। पहले तो उन लोगों ने कूटनीति का सहारा लिया कि कोई भी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता था, उसको स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं देता था, सहायक सेना रखने का अधिकार देता था, फिर उसके लिए उसको पैसा अदा करना पड़ता था। अगर वो पैसा अदा करने में थोड़ी सी चूक हो जाती थी तो उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता था। फिर भी देखा कि अगर इसके बाद भी उनको लग रहा था कि उसकी आर्थिक स्थिति खतरे में है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। हम उसको टीपू सुल्तान का जो मैसूर है उसके उदाहरण से देख सकते हैं। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। हैदर अली और उनके पुत्र जो थे टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, और जो मालाबार तट पर जो भी व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। कंपनी मैसूर से काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। जो मालाबार तट पर जो व्यापार होता था वो मैसूर की रियासत के नियंत्रण में था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने इलाके में जो जो बंदरगाह पड़ रहा था वहाँ से काली मिर्च, इलायची और चंदन की लकड़ी का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को ही कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। सुल्तान ने निर्यात करने से रोक दिया, स्थानीय कारोबारों को सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे। टीपू सुल्तान ने जो भारत में फ्रांसीसी व्यापारी आए थे उनसे घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया। जो टीपू सुल्तान ये काम कर रहे थे, इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगने लगा कि टीपू सुल्तान और उनके पिता जो हैं हैदर अली, वो बहुत घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों को लग रहा था कि जो ऐसे राजा हैं उनको कुचलना बहुत ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। इसका जो परिणाम हुआ कि मैसूर के साथ अंग्रेज़ों का 4 युद्ध हुआ। 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 में 4 युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, और जो सबसे लास्ट जंग था 1799 में श्रीरंगपट्टम की जंग, उसमें अंग्रेज़ों को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। लास्ट में जो चौथा युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार राजवंश के हाथों सौंप दिया गया। और मैसूर का जो राजकाज था वो पुराना राजवंश जो था वाडियार, उसके हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई और मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दिया गया जब टीपू सुल्तान मारे गए श्रीरंगपट्टम के आखिरी जंग में। यहाँ पे दिया हुआ है टीपू सुल्तान की कहानी कि उन्हें शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। राजा का जो छवि अक्सर जो लोग कहते हैं जनश्रुति से ही बनता है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया। जो प्रचलित किस्सा है पुराने, उसमें उनका खूब यशगान किया गया। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। एक बार वो अपने दोस्त के साथ शिकार खेलने जंगल गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। अपने दोस्त के साथ एक बार वो जंगल गए थे, वहाँ पे एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और जो उनके हाथ में कटार था वो भी नीचे गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। जो कटार गिरा हुआ था उसको उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा और शेर को भी मार गिराया, इसलिए उसे शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती है और जो उनका राजसी झंडा था उन पर भी शेर की तस्वीर होती है।
मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू पाने और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 18वीं सदी के अंत तक जो कंपनी है वो मराठों को भी हराने के सोचने लगा कि मराठों को भी ख़त्म कर दें। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। 1761 में पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ उसके बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी थी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में था। जो मराठाओं की जो बागडोर था वो कई राजाओं में बांट दिया गया था। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। ये सब जो थे एक पेशवा के अंतर्गत आते थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। जो पेशवा जो होता था उस टाइम सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पूरे सत्ता का केंद्र था। पुणे जो था सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। जो महादजी सिंधिया और नाना फडणीस जो थे 18वीं सदी के बहुत फेमस मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध 1782 में सालबाई के संधि के साथ खत्म हुआ। अंग्रेजों और जो मराठों की लड़ाई हुई 1782 में पहला युद्ध जो हुआ उसमें 1782 में सालबाई के संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली स्थित कई भूभागों पर अंग्रेजों के कब्जे आ गए। और जब दूसरा अंग्रेजों और मराठा का युद्ध हुआ तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो दिल्ली और आगरा का जो कई हिस्सा था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। और जब तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1817-19 में तो मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। जो पेशवा था उसको हटाकर बिठूर भेज दिया गया और पेंशन मिलने लगा उसको। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। अब उन्होंने नवाबों को हटा दिया, उन्होंने सुल्तान को टीपू सुल्तान को भी हटा दिया और मराठों को भी हटा दिया। पूरे दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के शुरुआत से कंपनियां क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। इससे पता चल रहा है कि कंपनी अब कूटनीति से आगे बढ़कर आक्रामक नीति पर आ चुका था कि अब वो आक्रामक तरीके से भी क्षेत्र को कब्जे में ले रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता का एक नया नीति शुरू किया गया। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है। कंपनी मानती थी कि उसकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है और वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार उनके पास मानती थी। कंपनी जो है वो अपने आप को सबसे सर्वोच्च मानती थी। वो सोचती थी कि वो उसकी जो नीति है वो भारतीय राज्यों से ऊपर है, इसलिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार मानता था अपने आप को। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बैरोकटोक नहीं चली। लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो अब कर्नाटक नाम से जाना जाता है, कि छोटे से राज्य में कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। जब अंग्रेज़ों ने कर्नाटक का एक छोटा सा राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल भेज दिया गया। रानी चेन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चेन्नम्मा के बाद जो वहीं पे एक और गरीब चौकीदार था रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। वहाँ के लोगों के समर्थन से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया और रायन्ना को भी 1830 में अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी पर लटका दिया।
प्रतिरोध ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। प्रतिरोध के ऐसे बहुत से उदाहरण आप इस बुक में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरा हुआ था। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को भी अपने चपेट में ना ले। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव भारत में भी पड़कर उसे अपने चपेट में ना ले ले। इसी के डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों ने तो दक्षिण पश्चिम में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अब वो उत्तर पश्चिम भाग में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो उन्हें डर लग रहा था कहीं रूस उसमें अपना अधिकार ना कर ले। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान से एक लंबा लड़ाई लड़ा और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। 1843 में सिंध भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी दाल नहीं गलने दी, कंपनी की दाल नहीं अब बारी पंजाब को अपने कब्जे में लेना था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम महाराजा रंजीत सिंह थे जो इन लोगों की दाल नहीं गलने दी। 1839 में इनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पे भी अपना कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों ने विलय नीति अपनाया। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। जो आखिरी अधिग्रहण का जो आखिरी लहर है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चला। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने एक नया नीति अपनाया जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। जो अधिग्रहण का आखिरी लहर था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चला था। उन्होंने एक अलग नीति बनाई थी, विलय नीति। उसका मानना यह था कि अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होगा तो उसका जो रियासत है वो कंपनी के अधीन आ जाएगा, मतलब अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें और इस सिद्धांत पर एक के बाद कई रियासतें कंपनी के अधीन आने लगी, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इस विलय नीति के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और लास्ट में अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए। उन्होंने कहा कि हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा। अब अवध का जो नवाब था उसको जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उससे लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए।